नमस्कार, मैं अजय कुमार। शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घोटाले की प्रकृति ऐसी है कि अगर इस घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल सहित अरविंद केजरीवाल के पूरे कुनबे को गिरफ्तार करना जायज है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड नीति से जुड़े हुए कई तरह के घोटाले के आरोप में नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस शराब नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वह मामला क्या है और किस तरीके से यह मामला ऐसा लगता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर इस मामले में अरविंद केजरीवाल सहित अरविंद केजरीवाल के पूरे कुनबे को गिरफ्तार करना जायज है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में नरेंद्र मोदी के पूरे कुनबे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। शराब नीति घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल के खास सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह पहले से जेल में है। तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी शराब नीति घोटाले के आरोप में ईडी की गिरफ्त में है। 21 मार्च को इसी घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वह जेल से ही सरकार को चलाएंगे। शराब नीति घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को जिस तरीके से एक के बाद एक करके जेल भेजा गया है, उसमें साफ तौर पर मोदी सरकार की बदनीयती नजर आती है। जिस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों की प्रकृति ऐसी है कि अगर वैसे आरोप लगा करके केंद्र से लेकर के राज्य के किसी भी सरकार की नीति की छानबीन की जाए तो भारत के 90% नेता जेल के भीतर होंगे। मोदी जी का तो पूरा कुनबा इलेक्टोरल बॉन्ड की नीति लागू करके वसूली का रैकेट चलाने के आरोप में जेल जा सकता है। चंदा लेकर के धंधा देने के आरोप में जेल जा सकता है। जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को लोगों के बीच में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ने शराब के उपभोग को कम करने का वादा अपने पहले मैनिफेस्टो में किया था। सत्ता मिली तो अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र भी बदल गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दूसरे राज्यों की तरह यह कहना शुरू किया कि शराब से होने वाली सरकारी राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस पर सोचना शुरू किया कि कैसे शराब का राजस्व बढ़ाया जाए, शराब का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर के नई शराब नीति बनाई। उस शराब नीति को उपराज्यपाल को भेजा। उपराज्यपाल मोदी सरकार के थे और बिना अड़चन के मानने वाले कहां थे, तो उन्होंने कुछ अड़चन लगाई, मगर उन अड़चनों को भी अपनी शराब नीति में समेटते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मगर नई शराब नीति की उम्र केवल 8 महीने ही रही थी कि जुलाई 2022 में नई शराब नीति को रद्द कर पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई। और इसी के बीच में वह तमाम घटनाएं घटी हैं जिनके आरोप में अरविंद केजरीवाल का सरकारी कुनबा एक के बाद एक करके जेल भेजा जा रहा है और अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया है। प्रणय कोटस्थाने पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। द हिंदू से बात करते हुए बताते हैं कि नई शराब नीति लाकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार एक्साइज ड्यूटी की चोरी को रोकना चाहती थी, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन बढ़ाना चाहती थी, बदलते हुए दिल्ली के मुताबिक शराब की दुकानों को व्यवस्थित करना चाहती थी। नई शराब नीति लाने से जुड़े इन मकसदों में किसी तरह की कमी नहीं कही जा सकती है। पुराने शराब नीति के मुताबिक शराब की खुदरा कीमत सरकार तय करती थी। सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट में शराब के ब्रांड खुद को रजिस्टर्ड करते थे। सरकार तय करती थी कि वह किस कीमत पर बेचेंगे। कीमत का एक निचला स्तर होता था और एक ऊपरी स्तर होता था। कीमत को इसी दायरे में रख करके शराब बेचने की इजाजत थी, डिस्काउंट देने की इजाजत नहीं थी। दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी पर 200 से लेकर के 300% एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इन सब की वजह से दिल्ली में बेचे जाने वाली शराब की कीमत गुड़गांव और नोएडा में बेचे जाने वाली शराब की कीमत से बहुत ज्यादा हो जाती थी। दिल्ली में शराब बेचने वाले गुड़गांव और नोएडा से शराब ला करके गैरकानूनी ढंग से बेचते थे। सरकार शराब की कीमतों को तय करती थी और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाती थी। एक्साइज ड्यूटी भी ऊंचा था,
तो शराब बेचने वाली ऊंची एक्साइज ड्यूटी देने से बचने के लिए शराब की बोतल तो बेचते थे, मगर गैर कानूनी तौर पर बेचते थे कि सरकार को पता न चले कि उन्होंने कितनी शराब की बोतलें बेची हैं। एक तरह की काला बाजारी चल रही थी, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। इस काला बाजारी में सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। काला बाजारी की इस परेशानी को दूर करने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार नई शराब नीति लेकर के आई। नई शराब नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया और लाइसेंस फी बढ़ा देने का फैसला लिया गया। सरकार ने सोचा कि एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तो टैक्स से बचने के लिए शराब की गैरकानूनी बिक्री नहीं होगी, इसकी वजह से सरकारी राजस्व कम हो सकता है। मगर जब लाइसेंस की फीस बढ़ा कर देंगे तो सरकारी राजस्व की जो कमी हुई है उसकी भरपाई कर ली जाएगी। सरकार की नई शराब नीति के मुताबिक यह नियम बना दिया गया कि दिल्ली सरकार शराब की कीमतों को तय नहीं करेगी। शराब का ब्रांड खुद अपनी कीमत तय करेगा। वह चाहे तो डिस्काउंट भी दे सकता है। साथ में एक्साइज ड्यूटी भी पहले से कम कर दिया गया। अब नई नीति के तहत जब प्राइवेट हाथों में कीमत तय करने की बारी आई तो अपना शराब ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जाने लगा। इससे बचने के लिए सरकार ने यह रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एमआरपी का 25% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। इस नियम का भी तोड़ प्राइवेट दुकानदारों ने निकाल लिया। एक शराब की बोतल पर एक फ्री में बेचा जाने लगा। कीमत तय करने का अधिकार प्राइवेट हाथों में देने और एक्साइज ड्यूटी कम करने का असर यह हुआ कि शराब की बोतल तो पहले से ज्यादा बिक रही थी, मगर सरकार को एक्साइज ड्यूटी के तहत होने वाला जो राजस्व था वह पहले से कम हो गया। उसका रेवेन्यू सरकार का एक्साइज ड्यूटी से जो हो रहा था वह पहले से कम हो गया। पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली में कुल 864 शराब की दुकानें थीं, जिनमें से 475 सरकार की दुकानें थीं। नई शराब नीति में सरकार ने पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और हर जोन में 27 दुकान आवंटित कर दिए थे। इस तरह से नई शराब नीति के तहत तकरीबन 849 शराब की दुकान प्राइवेट हाथों में आई। पुरानी शराब नीति के तहत हर दुकान को लाइसेंस लेने के लिए सरकार को लाइसेंस फीस देना पड़ता था। इसके तहत सरकार को 5 से 6 लाख रुपए हर दुकान पर साल भर में कमाई होती थी। मगर नई शराब नीति के तहत सरकार ने यह नियम बनाया कि दुकान का लाइसेंस वह देगा जिसे जोन का लाइसेंस मिलेगा और जोन के लाइसेंस के लिए नीलामी होगी। इस तरह से नई शराब नीति के तहत हर शराब की दुकान पर दिल्ली सरकार को लाइसेंस फीस के तौर पर 6 से 7 करोड़ रुपए मिला। 1 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है। मतलब दिल्ली सरकार ने जो सोचा था कि नई शराब नीति के तहत लाइसेंस फीस से उसकी अच्छी खासी कमाई होगी, तो नई शराब नीति के तहत लाइसेंस फीस से उसकी अच्छी खासी कमाई हुई। जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाई हुई। केवल लाइसेंस फीस से 8,917 करोड़ रुपए की कमाई हुई। मतलब कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो कुल राजस्व के मामले में नई शराब नीति से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो सोचा था वैसा हो रहा था। भले एक्साइज ड्यूटी के तौर पर कमाई कम हुई, लेकिन लाइसेंस फीस के तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को अच्छी खासी कमाई हुई। प्रणय कुटस्थाने भी कहते हैं कि लोक नीति और प्रशासन के लिहाज से देखा जाए तो व्यापक तौर पर अच्छी नीति यही है कि सरकार की बहुमूल्य क्षमता शराब बेचने और खरीदने के कारोबार से बाहर रहे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति ला करके जो किया वह बहुत ही अच्छा कदम था, मगर यह तो केवल राजस्व के लिहाज से की गई बात हो गई। प्रशासनिक नीति की रूपरेखा के लिहाज से की गई बात हो गई। लाइसेंस कैसे दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, कीमत कैसे तय की जाती है, नई नीति सरकार लागू करती है, इसके लिए कोई लॉबिंग करता है। पर्दे के पीछे जो इस तरीके के तमाम खेल चले जाते हैं वह भ्रष्टाचार की संभावनाओं से भरे होते हैं। उसकी सच्चाई जानने के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार छानबीन की जरूरत होती है। भारत में केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की सभी नीतियों की अगर इस तरीके से छानबीन हो जाए तो यकीनन 90% नेता जेल के भीतर होंगे। यहीं पर भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने मोदी सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल की सरकार की कमर तोड़ने की कोशिश की है। तो मामला यह है कि जब भी कोई नीति बनती है या जब भी कोई नई नीति आती है तो उसे ढंग से जमीन पर लागू करने में एक लंबा वक्त लगता है। कई सारी खामियां उभर कर आती हैं, उस पर विचार मंथन किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है। नई शराब नीति को लेकर के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी इसी तरह से कामकाज कर रहे थे। मई 2022 में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई।
मंत्रियों के कुछ समूह ने कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा, जैसा कि दिल्ली के लिए नियम यह है कि प्रस्ताव लागू होने से पहले मुख्य सचिव से होकर के उपराज्यपाल के पास जाता है। उपराज्यपाल की सहमति के बाद प्रस्ताव लागू होता है। अब इस नियम को लेकर के दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रही लड़ाई को तो आप जानते ही हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मोदी सरकार की तानाशाही के दौर में अरविंद केजरीवाल बिना उनकी तानाशाही को स्वीकार किए अपनी सरकार ढंग से चला पाए। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर नरेश कुमार की नई नियुक्ति हुई थी। नरेश कुमार ने प्रस्ताव पर गौर किया तो उन्हें नई शराब नीति में कई खामियां और अनियमितताएं दिखी। 8 जुलाई 2022 को नरेश कुमार ने शराब नीति को संभाल रहे दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट की कॉपी उपराज्यपाल को भी भेजी और अरविंद केजरीवाल को भी भेजी। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने बिना उपराज्यपाल की मंजूरी से शराब नीति में बदलाव कर दिया है, प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सिसोदिया के सीधे आदेश के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोविड महामारी के बहाने टेंडर लाइसेंस पर लगभग 145 करोड़ रुपए की छूट देने का फैसला किया। लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया। इन सब की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान सहना पड़ा है। नरेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि टॉप पॉलिटिकल लेवल पर रिश्वत का लेन देन हुआ है। पैसे का जो लेन देन हुआ है उससे विधानसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को देखते हुए 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। 6 दिन बाद 28 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई नीति को वापस लेने का ऐलान कर दिया, यानी 8 महीने के भीतर नई शराब नीति वापस ले ली गई। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इस केस में मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड अफसर, 2 कंपनियों और 9 बिजनेसमैन यानी कुल मिलाकर के 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में आरोप दर्ज किए गए। 22 अगस्त को सीबीआई से केस लेकर के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया गया। आरोप है कि मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर के तौर पर उस समय काम कर रहे थे। सारे फैसले उनके थे और उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, इसलिए सरकारी राजस्व को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा है। ईडी का अनुमान है कि 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत भी लिया है। ईडी के मुताबिक तकरीबन 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया है। मनीष सिसोदिया के घर पर छापा पड़ा, उनसे कई बार पूछताछ हुई और 8 मार्च 2023 से वह जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक दरवाजा खटखटाया, सबने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कई सारे जानकारों ने लेख लिखा कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी सुनवाई में ईडी के लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाया। ईडी के आरोपों पर यह सवाल रखा कि साफ साफ यह स्पष्ट नहीं होता है कि मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली है और इस रिश्वत का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऐसा कोई रिश्ता स्थापित नहीं होता है जिससे मनीष सिसोदिया दोषी दिखाई दे। इस तरह के तर्क रखने के बावजूद भी पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत नहीं दी कि नई शराब नीति की वजह से शराब के होलसेलर्स ने 338 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। मनीष सिसोदिया सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 6 से 8 महीने में छानबीन कर ट्रायल पूरा किया जाए। इस तरह से मनीष सिसोदिया अब तक जेल में बंद हैं। इसी मामले के आरोप में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी थी। हर बार अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रायोजित बताकर के खारिज करने से उसे वहां जाने से मना कर दिया। हालांकि शराब नीति घोटाले के मामले में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से अप्रैल 2023 में लंबी पूछताछ कर चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने सवालों का जवाब भी दिया है, मगर उसके बाद नवंबर 2023 के बाद भेजे गए ईडी के समन पर वह नहीं जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले में 1000 बार रेड मारी जा चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिला है। कहीं से भी एक भी पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ रुपए कहां गए होते? इतना पैसा हवा में तो गया नहीं है। सच्चाई यह है कि किसी भी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो पैसा मिलता।
ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। अब 10वां समन तब जारी किया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड की उस लिस्ट का खुलासा हुआ जिससे यह पता चल सके कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। इस खबर की आग से भाजपा को बचाने के लिए मोदी सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब अंत में चलते चलते यह जानिए कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में अरबिंदो फर्म के डायरेक्टर शरत रेड्डी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अब वो इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। शरत रेड्डी के अरबिंदो फार्मा ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। अरबिंदो फार्मा ने कुल मिलाकर के 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी के हिस्से में गए। प्रतिशत निकाला जाए तो बीजेपी को 66% चुनावी चंदा मिला है। शरत रेड्डी के गिरफ्तारी के 5 दिन बाद इस कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। शरत रेड्डी ने माफी मांगी, सरकारी गवाह बनने की अर्जी डाली। सरकारी गवाह बनने के बाद अरबिंदो फार्मा ने भाजपा को नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को भाजपा की वसूली का धंधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और वसूली के धंधे की इस नीति के आरोप में क्या पूरी भाजपा की कैबिनेट को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? जैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उनके पूरे कुनबे को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।